हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इकरा क्लासेस। अन्य सभी विषयों की तरह सामाजिक विज्ञान भी अति महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आपके एग्जाम के बोझ को कम करने के लिए इस प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के इस प्रैक्टिस सेशन में 40 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी सभी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कवर करेंगे। अगर आप इस सेशन को पूरा कर लेते हैं तो यकीन मानिए कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन जर्मन चांसलर था। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब हुआ कि जर्मनी का प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन पूछ रहा। ऑप्शन है मेजनी, हेगेल, बिस्मार्क या फिर विक्टर इमैनुअल। इन चारों में अगर मेजनी की बात करें तो मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहते थे। इटली के एकीकरण का मसीहा या पैगंबर कहते थे। हेगेल एक दार्शनिक था और विक्टर इमैनुअल इटली का एकीकरण होने के बाद वाले इटली का राजा था। जब इटली का एकीकरण हो गया तो ये इटली के राजा की उपाधि धारण किया था। बिस्मार्क की अगर बात की जाए तो ये जर्मन चांसलर था। तो आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। क्या वो 1789 में हुआ, 1821 में हुआ, 1839 में हुआ या 1917 में हुआ। तो इसमें नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था, जबकि 1821 का जो नेपल्स की क्रांति थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि जब लोगों ने राजाशाही शासन के खिलाफ क्रांति को शुरू किया तो वहां के राजा को जबरदस्ती संवैधानिक राजतंत्र में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यूरोप का सिस्टम ये था कि यूरोप में एक जगह था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक जगह था, यहाँ का जो चांसलर था, राजा था, उसका नाम था मेटरनिक। तो मेटरनिक जो था ये हमेशा से चाहता था कि पूरी दुनिया में कहीं भी राजाशाही शासन खत्म ना हो। इसीलिए जब उसे नेपल्स की क्रांति के बारे में पता चला और मालूम चला कि वहाँ के राजा को संवैधानिक राजतंत्र का राज करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, तो इसने अपने सैनिक भेजा और वहां फिर से दोबारा से राजाशाही शासन को स्थापित किया है। इसीलिए 1820 का क्रांति 1821 तक चला, तो नेपल्स की क्रांति 1821 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। यूरेनियम के साथ, चूना पत्थर के साथ, कोयला के साथ या फिर पेट्रोलियम के साथ। अगर इन चार ऑप्शन की बात की जाए तो ये चारों के चारों ऑप्शन खनिज है, लेकिन इसमें जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। जहां जहां पे पेट्रोलियम होगा वहां वहां पे गैस पाई जाएगी। भारत में पेट्रोलियम के लिए तेल शोधक कारखाना टोटल कितने हैं। तो भारत में तेल शोधक कारखानों की संख्या कुल 18 है और बिहार में एक है। वो भी कौन सा, तो बरौनी का तेल शोधक कारखाना। सबसे पुराना या सबसे पहला अगर तेल शोधक कारखाने की बात की जाए तो ये असम में है। असम के डिगबोई में सबसे पहला भारत का तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये अभी बात चला था, 18 हुआ था। 18 तेल शोधक कारखाने हैं। तेल परिष्करण केंद्र का मतलब होता है कि तेल को शुद्ध करने का। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में टोटल का टोटल 18 है, जो अब तक के भारत में दूसरे जगह से क्रूड ऑयल जो आता है, कच्चा तेल, उसको शुद्ध करता है, जिसमें से एक अपना है बरौनी का तेल शोधक कारखाना। तो बिहार में भी एक है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना के रूप में काम करता है।
क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। विघटन का मतलब होता है टूटना या खत्म होना। सोवियत संघ कहते किसको है, तो ये उस टाइम का रूस था, जिसको इंग्लिश में यूएसएसआर कहते थे। और यूएसएसआर में बहुत सारे देश थे, तकरीबन 15 देश थे, जिसमें सबसे बड़ा देश था रूस, इसीलिए यूएसएसआर का मतलब ही हो जाता है रूस। तो क्वेश्चन है कि 1985 में विघटन हुआ या 1991 में, 1968 में या 1990 में। सोवियत संघ के विघटन का कारण था वहां का अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, गरीबी, ये सारे के सारे बहुत बड़े कारण थे। तो ये सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक फैक्ट है जिसमें एक जगह है सरिस्का। पूछता है कि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है। वन्य जीव अभयारण्य की अगर बात की जाए तो एक ऐसा क्षेत्र जो प्राकृतिक हो और यहाँ पर जानवरों के लिए, वनस्पतियों के लिए ये संरक्षित क्षेत्र हो, जिसे सरकार संरक्षण प्रदान करते हैं अर्थात सुरक्षा देते हैं, तो वैसा क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य कहलाता है। ऑप्शन है उड़ीसा, क्या वो महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर कर्नाटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ। जवाहर रोजगार योजना ये जो शुरू किया गया था, जवाहर रोजगार योजना ये शुरू किया गया था गांव के लिए, कि गांव में लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार होते हैं, तो उन गांव के लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए उस टाइम में प्रधानमंत्री ने अपना एक योजना चलाया था, जो कि रोजगार देने की बात की गई थी, कि अगर किसी को भी कुछ भी रोजगार नहीं मिलता है तो वो प्रधानमंत्री साल में कुछ दिनों के लिए रोजगार अवश्य मुहैया कराएगा। तो भारत में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरुआत किया गया था 1989 में। क्वेश्चन है गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है। गंगा की अगर बात की जाए तो गंगा एक नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और बिहार, एक झारखंड का एक जिला और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये दो भाग में फरक्का के पास बट के एक पश्चिम बंगाल से और दूसरा बांग्लादेश से होकर के गिरती है, और ये बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। तो इसी के चारों तरफ गंगा नदी या फिर कोई भी नदी अपना आसपास में नदी द्वारा लाया गया मिट्टी वो छोड़ देता है। जब नदी मिट्टी छोड़ देती है तो करीब वाली मिट्टी का एक अलग नाम होता है और दूर वाली मिट्टी का एक अलग नाम होता है। तो जो करीब वाला मिट्टी होता है उसको खादर कहते हैं, और जो दूर वाला मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है ये जो मतलब मिट्टी है गंगा नदी लेकर आई है, मतलब कि पानी लेके आया है, जल लेके आया है। जैसे जल द्वारा कहीं पे मिट्टी को उड़ा देने को, किसी जगह पे मिट्टी पानी अगर उड़ा देता है, जल द्वारा किसी जगह पर मिट्टी को उड़ा देने को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है, तो नई खादर हो गई और पुरानी बांगर हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, शंकरन नायर और मार्टिन लूथर किंग। तो बताइए कि किसे कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अगर उपाधियों की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दिया था। बदले में इन्होंने गांधी जी को महात्मा कह दिया था। महात्मा किसने कहा, मतलब पहले इन्होंने महात्मा कहा तो बदले में गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह दिया था। गुरुदेव के अलावा इन्हें सर नाइट की भी खिताब मिली थी, नाइट की उपाधि। अगर शंकरन नायर की बात की जाए तो इन्हें भी नाइट की उपाधि मिली थी। मार्टिन लूथर किंग की बात की जाए तो इन्हें डॉक्टर की उपाधि मिली थी। अगर इसमें कैसरे हिंद की उपाधि की बात की जाए तो कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी। महात्मा गांधी की इतनी ज्यादा उपाधि है तो
मतलब यहाँ पे पूरा उपाधि लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए एक दो उपाधि ही देख लीजिए। जैसे इनका है भंगी शिरोमणि, नंगा फकीर, साबरमती का संत, या अ, बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, कई सारे ऐसे उपाधि हैं जिसको कवर करा पाना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए इनके जो फेमस फेमस उपाधि है, जैसे कैसरे हिंद हो गया, महात्मा हो गया, बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया, ये सब एक फेमस उपाधियां हैं, इनको सुन करके याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है? बरौनी, जामनगर, डिगबोई, बॉम्बे हाई। अगर इन चार ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें बरौनी जो है ये बिहार में है, जामनगर गुजरात में है, डिगबोई असम में है, बॉम्बे हाई ये मुंबई से थोड़ा सा दूर समुद्र में है। तो यहाँ पर सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना की बात की गई है तो वो डिगबोई है। डिगबोई जो कि असम में पाई जाती है, तो डिगबोई सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी की बात की जाए तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, और इसी 9 जनवरी को भारत में भारतीय राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। यहाँ आने के बाद उन्होंने 1915 में ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना शुरू किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया। बाद में इसी आश्रम को स्थानांतरित करके गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी थी, साबरमती नदी, उसी साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम को बिठा दिया गया, जिसे बाद में साबरमती आश्रम कहा गया। तो ये अहमदाबाद में है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और ये दो बड़े जिले हैं गांधीनगर का, गुजरात का दो बड़े जिले, सूरत और वडोदरा। अगर बात की जाए गुजरात में तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो कि है कच्छ, ये गुजरात में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, पंत सागर, सरदार सरोवर, या कृष्णा सागर। इन सब की अगर बात की जाए तो सबसे पहले कृष्णा सागर की अगर बात करते हैं तो कृष्णा सागर ये कावेरी नदी पे है। दक्षिण भारत में कावेरी नदी पे बना एक सागर है कृष्ण सागर। सरदार सरोवर की बात करें तो सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। पंत सागर की अगर बात करते हैं तो पंत सागर रिहंद बांध पे है, रिहंद बांध पे। इस सागर का पूर्ण इस सागर का पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। और इस सागर का नाम है गोविंद सागर, और ये है सतलज नदी पे, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर बना एक डैम है, उसी डैम में गोविंद सागर का निर्माण होता है। इस डैम का नाम है भाखड़ा डैम या नांगल डैम। भाखड़ा नांगल दोनों डैम है। भाखड़ा डैम पे ये गोविंद सागर है, लेकिन इन दोनों नाम को एक साथ लिया जाता है, भाखड़ा नांगल डैम, जबकि ये दो अलग अलग डैम है, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। गोविंद सागर जो नाम है ये नाम रखा गया है गुरु गोविंद सिंह के नाम पर। और यहाँ पे बात की जाती है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, मतलब कि वो झील जिसे हमने बनाया है, प्राकृतिक रूप में नहीं है, जिसे हमने निर्माण किया है, तो वो हो जाएगा पंत सागर, अर्थात गोविंद वल्लभ पंत सागर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेडान के युद्ध में किसकी हार हुई? बात करते हैं सेडान की, तो ये फ्रांस में है, फ्रांस में है, और फ्रांस में युद्ध हुआ था
फ्रांस वर्सेज प्रसा, ये हुआ था 1870 में। फ्रांस वर्सेस प्रसा हुआ था और यही प्रसा बाद में चल करके जर्मनी बन जाएगा। तो सेडान का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रसा अथी फ्रांस। सेडान और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था और सेडान में जो हार हुई थी वो फ्रांस की हुई थी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। शोक का मतलब होता है जो नदी विकराल रूप धारण करके उस राज्य के लिए या उस स्थान के लिए बहुत बड़ा कहर बन जाए। तो क्या वो गंगा नदी है बंगाल के लिए, दामोदर है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है? तो अगर इसमें कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी बिहार का शोक है। बिहार का शोक कोसी नदी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बिहार का शोक है, ये निकलता कहाँ से, तो नेपाल हिमालय से निकलता है। नेपाल हिमालय से निकलता है और अपने रास्ते में 7 नदियों की धाराओं को समेटते हुए ये बिहार के भीतर गंगा नदी से मिल जाती है, तो इसलिए इसे सप्त कोसी भी कहते हैं। दामोदर नदी ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है। छोटा नागपुर पठार से निकलता है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है और पश्चिम बंगाल में एंट्री लेता है। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। गंगा नदी की बात करें तो ये उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। गोमुख ग्लेशियर से, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, एक जिला झारखंड का और पश्चिम बंगाल से 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक पद्मा नदी में जाएगी और एक फरक्का में आकर के हुगली नदी बन जाती है। तो पद्मा नदी कहाँ कहलाती है, पद्मा नदी कहलाएगी बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहां, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और निकलते हुए तिब्बत में आती है। तिब्बत में इसका नाम होता है सांगपो, यारलंग सांगपो, यारलंग सांगपो। फिर उसके बाद ये नामचा बड़वा से ऐसे टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश और असम से एंट्री करती है जाकर के बांग्लादेश में। जब तक के ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग या सिहाग नदी, सिहाग नदी। जैसे ही ये असम में एंट्री करेगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, लेकिन जब ये एंट्री ले लेती है बांग्लादेश में तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना फैक्ट काफी है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। मूल्य का संचय मतलब मूल्य को जमा करना, या मूल्य का हस्तांतरण मतलब एक जगह से मूल्य को दूसरे जगह पहुंचाना, या विनिमय का माध्यम मतलब कुछ सामान लेते हैं तो कुछ देते हैं उस टाइप का, या ए और सी दोनों होगा। तो जमा करने का मतलब ये थोड़े ना है कि मुद्रा का पहला काम है जमा करना। हम पैसा कमा रहे हैं तो सबसे पहले उसको जमा ही करेंगे, कि कुछ खर्चा वर्चा भी करना होता तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हस्तांतरण तो है नहीं, विनिमय का माध्यम हो सकता है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा के माध्यम से कुछ चीजें खरीदना है, इसी वजह से तो कमाता है पैसा आदमी। तो पैसा दे करके कुछ चीजें लेता है, जैसे कि 100 रुपया देगा तो कुछ चीज आटा गेहूं चावल लेगा, तो ये विनिमय का माध्यम है। एक चीज दिया तो दूसरा चीज लिया, तो विनिमय का प्राथमिक सबसे पहला कार्य है, मुद्रा का सबसे पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा का मतलब रुपया पैसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में कौन रोपण फसल है। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्या चाय है, रबर है, गन्ना है कि सब है। अब रोपण फसल के बारे में देख लीजिए। रोपण फसल कहते हैं किसको है, तो ये एक वाणिज्यिक फसल होता है। वाणिज्यिक का मतलब होता है ऐसा फसल जिसमें खर्चा लगता है और खूब खूब पैसा भी आता है।
मतलब इसमें कौन कौन सा चीज लगेगा, तो पूंजी अच्छा खासा लगेगा और साथ ही साथ श्रम भी बहुत ज्यादा लगेगा। चाय की बात करें तो चाय में भी पूंजी लगती है, रबर की खेती में भी अच्छी खासी पूंजी लगती है, गन्ना में भी पूंजी लगती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ। दांडी मार्च से, अगर दांडी मार्च की जाए तो गांधी जी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से गांधी शुरू किए थे, 78 लोगों को लिए थे और खुद से एक, मतलब टोटल 79 लोग इसमें शामिल थे। बिहार से एक आदमी था यहाँ पर, और ये चले थे साबरमती से और लाखों की संख्या में पहुंचते हैं दांडी, वहां पर नमक बनाते हैं। तो ये जो आंदोलन था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जाना गया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला था, जिस टाइम तिलक की मृत्यु हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बिहार में जीवन यापन करने के लिए, मतलब जिंदगी गुजारने के लिए कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मुख्य स्रोत क्या है, क्या वो उद्योग है या व्यापार है, कृषि है या सब है। तो यहाँ पर उद्योग नहीं है और व्यापार भी नहीं है, तो एक ही बचता है कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है और बिहार पूर्णतः कृषि पर ही आधारित है या आश्रित है। बिहार में अगर बारिश नहीं हुआ तो कृषि होता नहीं है, तो बिहार पूर्णतः प्राकृतिक नेचर पर आश्रित होकर के ही खेती करता है। क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, एटक की स्थापना, एटक की स्थापना कब हुआ था। जब स्थापना हुआ एटक का तो किसके लिए हुआ था, ये श्रमिकों के लिए हुआ था, श्रमिकों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब और कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो इसके बाद लोगों को लगा कि हमारा एक श्रमिक का अर्थात मजदूरों का अपना संगठन होना चाहिए, तो अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसका पहला जो अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष रखा गया या बनाया गया लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल के टिकरी का ये एक आदमी थे, लाला लाजपत राय नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। और कांग्रेस का एकमात्र टिकरी में से, मतलब लाल बाल पाल के टिकरी में से एकमात्र लाला लाजपत राय थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो ये एटक की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, तो इसलिए इसका आंसर 1920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। 2011 में जब जनसंख्या की गिनती हुई तो उस टाइम में भारत की आबादी 121 करोड़ था और तकरीबन चाइना की आबादी 150 करोड़ था। तो प्रथम स्थान पे चाइना था और सेकंड स्थान पे हम लोग थे, इंडिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा। अभी वर्तमान में टोटल 6 के करीब राष्ट्रीय जलमार्ग एक्टिव है। ऐसे इससे कई ज्यादा राष्ट्रीय जलमार्ग की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन 6 ही एक्टिव है, जिसमें सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग पहला, और ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक चलता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। और कौन सी नदी पे बनी हुई है, तो ये गंगा नदी पर है। इलाहाबाद से शुरू होता है और हल्दिया तक जाता है। कौन सी नदी में बात करते हैं इसका, तो ये चल जाएगा गंगा नदी में। और ये कौन कौन से राज्य से होके गुजरता है, तो यूपी होगा, यूपी के बाद अपना बिहार होता है, बिहार के बाद झारखंड होगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल होगा। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें तो सबसे लंबा है, तकरीबन 1620 किलोमीटर है, सबसे लंबा
1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इसका नाम है, इलाहाबाद से शुरू होता है और हल्दिया में जाके खत्म होता है, अर्थात यूपी से शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया, जिसमें बिहार भी और झारखंड भी सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब जॉब कौन देता है। राज्यपाल की नियुक्ति महामहिम तमराज किल्विस अर्थात राष्ट्रपति किया करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। वर्ल्ड में शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो वर्ल्ड में शासन व्यवस्था दो टाइप का है। एक शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा एकात्मक शासन व्यवस्था, और एक देखने को मिलेगा संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक में भी तीन मिलेंगे, एक मिलेगा संघ, एक मिलेगा परिसंघ और एक मिलेगा सहसंघ। संघ का मतलब क्या है कि ये अपना पावर सबको देगा, मतलब राज्य को पावर देगा। देश अपना शक्ति राज्यों को दे देगा तो उसे हम कहेंगे संघ। लेकिन अगर राज्य अपना सारा पावर देश को दे दे तो इसको कहेंगे परिसंघ। और इसी में अगर देखा जाए तो अगर देश अपना पावर दे दे किसी एक संगठन को तो उसको कहेंगे सहसंघ। अगर इन सब का एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे अपना भारत है, यहाँ पर देखा जाए तो यूएसए हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो एक यूरोपीय यूनियन हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन। इसमें बात की जाए कि कौन सा आंसर हो सकता है तो यहाँ पर एक और चीज है एकात्मक शासन। एकात्मक का मतलब हुआ कि संघ है और राज्य वाज्य ये सब चीज नहीं चलता है। अगर राज्य है भी तो राज्य में शासन कौन करता है, या फिर राज्य है भी तो यहाँ पर टोटल रूल किसका लागू होगा, तो कंट्री का लागू होगा, उसी को एकात्मक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका रूल लागू होगा, तो राज्य अपना रूल लागू कर सकता है और संघ का भी रूल लागू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि राज्य का रूल लागू नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का ही रूल लागू होगा, जो कि ब्रिटेन में होता है, फ्रांस में भी होता है और चाइना में भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें सभी कि ये सारे के सारे कंट्री एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में या पहला प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस नंबर 1 में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रहा, 23 क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आएंगे और भी कोशिश करेंगे डिटेल डिस्कशन कराने का, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो।